लेकिन इसराइल के मीडिया में या इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जो शिद्दत पसंद लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए और अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से बाहर निकलकर खुद अपने फैसले करने पड़ेंगे और डोनाल्ड ट्रंप पे तनकीद भी शुरू हो गई है। एक स्टेटमेंट है और ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट दिया है इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती अतमार बिन गवेर ने। ये जरा स्टेटमेंट आप सुने कितना खौफनाक है। एक इसराइली माँ के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना होगा, पूरे लबनान को जलना होगा। भी लड़ाई के अंदर जो है इतने सारे हिजबुल्लाह के लोग जाँ बहक हो गए, वहाँ पे इसराइली भी मारे गए। लड़ाई में तो ये चलता है फिर, लेकिन वो कहते हैं सिविलियंस को मार दो। अमरीकियों के पूरे एहतराम के साथ इसराइल को पूरी दुनिया पर यह वादे कर देना चाहिए कि हमारे बेटों का खून और हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रायगा जाने के लिए नहीं है, पूरे लबनान को जलना होगा। हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ इसराइल के फ़ौजियों की हिफाजत करना है और ये अहद बाकी तमाम तरजीहात पर मुकद्दम है। मैंने वज़ीर आज़म से अपनी निजी मुलाकातों में ये भी कहा कि एक इसराइली माँ के हर एक आंसू के बदले 1000 लबनानी माओं को रोना होगा। ये पिंग पोंग का खेल अब बहुत हो चुका। मशरिक़ वस्ता में आप नपे तुले जवाबात और तहम्मुल मजाजी से नहीं जीतते। आपको बेकाबू और शदीद जारहाना होना पड़ता है नेस्तो नाबूद करने के लिए, दहशत को कुचलने के लिए। ये जनाब आप अल्फाज हैं एक मिनिस्टर के जो नेतन्याहू की कैबिनेट के, तो आप अंदाज़ा कर लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसके ऊपर जवाब दिए। उन्होंने कहा ये किसी आम नस्ल कुश दीवाने का गुस्सा या बरबराहट नहीं है, ये इसराइली हुकूमत के वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की एक अवामी पोस्ट है। तिल-उल-बैब में कायम ये नस्ल कुश गिरोह पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। ये तमाम इंसानों को ख़तरे में डालता है। इसकी वाहिद दिलचस्पी मुस्तकिल जंग है। ये जनाब उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो पंगे लेने से बाज नहीं आते। अब उन्होंने जो नया पंगा लिया है वो इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या? उन्होंने कहा वो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए इस कदर ख्वाहिशमंद थी कि उन्होंने मुझसे इल्तिजा की थी, मिन्नत की थी तस्वीर खिंचवाने के लिए। मैं तो ऐसा ना करता, तस्वीर ना खिंचवाता, लेकिन मुझे उन पर तरस आ गया। वो शायद इस बात पर खुश है कि मैंने उनसे बात की। मैं उनसे बात करने का कतई पाबंद नहीं था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इटली की वज़ीर आज़म के बाद। किसी न किसी पे चढ़ाई करके रखते हैं ट्रंप साहब। फिर उन्होंने कहा, जो इटली की वज़ीर आज़म है उन्होंने भी जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फौरी जवाब की हकदार होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सरासर मनगढ़ंत हैं। सच्ची बात यह है कि मैं हैरान और परेशान हूँ। मैं नहीं जानती कि अमेरिका के सदर अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार करते हैं। आखिरकार ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि वो इस तरह का अज़म मगरब के दुश्मनों, अमेरिका के दुश्मनों और उन रहनुमाओं के खिलाफ नहीं दिखाते जिनके लिए वो इसके बरक्स बहुत ज़्यादा नरम और लचकदार रवैया रखते हैं। वो कहते हैं हमारे दुश्मनों से तो आप ऐसे रवैया नहीं रखते, हम आपके इत्तेहादी हैं, हमारे साथ आप बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए, इटली और मैं कभी भीख नहीं मांगते, इल्तिजा नहीं करते। ये जॉर्जिया मेलोनी ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया। अब एक और जवाब भी आया इटली की जानिब से। वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के बारे में सदर ट्रंप के संगीन और तौहीन आमेज़ अल्फाज से पूरे इटली की दिलादारी हुई है। और उसके बाद इटली के वज़ीर ख़ारजा अंटोनियो ताजानी, उन्होंने ये ऐलान किया कि इस वजह से मैंने अमेरिका का अपना वो दौरा मनसूख करने का फ़ैसला किया है जो अगले 21 और 22 जून को होना तय था। यानी अभी उन्होंने जो जाना था, उन्होंने कहा जी मैं नहीं जा रहा अमेरिका, मेरी वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप ने बेइज्जती कर दी है। ये है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का एक नया पंगा। तो ट्रंप साहब पंगे लेते रहते हैं, उनकी खबरें निकलती रहती हैं और वो खबरों में रहना जानते भी हैं। लेकिन अब ईरान के साथ दोबारा पंगे में जाना डोनाल्ड ट्रंप को सूट नहीं करता। नाज़रीन, कोयटा में बलूचिस्तान में खौफनाक दहशतगर्दी के हमलों के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये दोनों लोग और दीगर बहुत सारे लोगों को लेकर ये लोग गए कोयटा में ख़ुसूसी परवाज़ों पे, और कोयटा में जाकर इन्होंने मीटिंग की एक। लेकिन जिन लोगों के साथ दहशतगर्दी हुई, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ, उनसे मुलाकात नहीं की गई। वो लोग इंतज़ार करते रहे, बार बार कहते रहे, बल्कि पैगामात भी आए कि लवाहिकीन से मुलाकात की जाए, उनके शिकवे उनके गिले सुने जाएँ। लेकिन ना तो फील्ड मार्शल ने उनकी बात सुनी और ना ही शहबाज शरीफ ने उनकी बात सुनी। देखिए, मामला ये है कि लाशें तो इनको चाहिए। लाशों के साथ नमाज जनाजा के साथ नमाज जनाजा पढ़ते हुए, मैयत को कंधा देते हुए तो वीडियो और तस्वीर अच्छी बन जाती है। लेकिन जब जिंदा लोगों से आप बात करते हैं तो वो गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, वो सवाल पूछते हैं और सवालों के जवाब इनके पास है नहीं। लिहाजा उनसे मुलाकात नहीं की और ये उन्हें छोड़कर वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने अपने लवाहिकीन यानी पुलिस वालों की लाशें सड़कों पर रखी हुई थी। वो इंतज़ार कर रहे थे कि हमसे कोई बात करेगा। भाई आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप उन्हें पैगाम भिजवाइए कि अपने नुमाइंदगान को भेजें, हमारे साथ आकर बैठ कर बात करें।
लेकिन उनसे बात नहीं की और शहबाज शरीफ साहब वापस आ गए। अगर ये वहाँ ना गए होते या फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ वहाँ पे ना होते तो हम कहते ठीक है जी ये वहाँ पे है ही नहीं तो ये कैसे बात करें, फिर तो कहा जाता कि बुक्टी को बात करनी चाहिए। लेकिन जब ये गए वहाँ पे तो इसी मकसद के लिए गए थे ना, जो लोग शहीद हुए उनसे इजहारी यकजहती के लिए, उनके अलावा इनको मिले बगैर आ गए, वहाँ पे कोई बातचीत भी नहीं की उनके साथ। तो अपने तौर पे कहते जी एपेक्स कमेटी में हमने बड़े अहम फैसले कर लिए हैं। मैं ना आपको एक कांस्टेबल की कहानी सुनाता हूँ। ये पुलिस एहलकार है बलूचिस्तान में, नाम है इसका अकबर शरानी। बिल्कुल एक नौजवान पुलिस एहलकार है। 1 हफ्ते के बाद इसकी शादी थी, ये शहीद हो गया इस इंसिडेंट में। इसकी लाश अस्पताल से निकाली इसके लवाहिकीन ने और लाकर सड़क पे रखी और एहतजाज कर रहे थे। इसकी 7 बहनें हैं, ये इकलौता भाई है और इसका कोई भाई नहीं है। ये अपने माँ बाप का वाहिद सहारा भी है। तो इसकी लाश जो है वो बहुत ही गरीब है, इसके घर वाले इतने अमीर लोग नहीं है। वो बेचारे पहले बड़ी मुश्किल से इसकी लाश उन्होंने हासिल की, सड़क पे लेकर गए, वहाँ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज करने के बाद आबाई इलाके में लाश को मुंतकिल करना था, तो उन्होंने हुकूमत से रब्ता किया, सरकार से रब्ता किया कि जनाब एक एम्बुलेंस दे दें, हमने अपनी लाश को घर लेकर जाना, एक शहीद की लाश को। और उन्हें एम्बुलेंस नहीं दी गई सरकारी। फिर जो लवाहिकीन थे उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। 30,000 रुपया उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, आपस में पैसे डाले और कुछ उन्होंने इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया और उस चंदे के पैसे से उन्होंने एक एम्बुलेंस का बंदोबस्त किया और उसमें अपने शहीद की मैयत को लेकर अपने इलाके में चले गए। जब वो जिंदा था तो उसको लड़ने के लिए बंदूक नहीं दी, उसको हथियार और एमुनेशन नहीं पहुंचाया, और जो डीएसपी लेकर जा रहा था हथियारों को उसे रास्ते में रोका गया। ये भी एक खबर आई है, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ, हो जाएगी, कि बजाय इसके कि फोर्सेस फौरी तौर पे हथियार और कुमक पहुंचाती पुलिस वाले जो लड़ रहे थे उनको, जो कुमक या हथियार कोई लेकर जा रहा था उन्हें भी एहलकारों को रोका गया रास्ते में। फिर मकामी लोग निकले अपने वेपन्स लेकर, जितने उनके महदूद वेपन से, उन्होंने भी मुकाबला किया। लेकिन 200 शरपसंद थे या 200 दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया हुआ था। अब ये 200 दहशतगर्द कौन थे ये मैं आपको बताता हूँ। इन दहशतगर्दों ने, इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने लाशों के ऊपर तेजाब और केमिकल भी फेंका है। अब इनके पास तेजाब कहाँ से आया, केमिकल कहाँ से आया, और बिल्कुल कोयटा के करीब बलूचिस्तान में ये लोग पहाड़ों पे कैसे मौजूद हैं? वो तो बड़ा कीमती इलाका है, वहाँ तो मादनियात है, वो बड़ी ज़बरदस्त सैरगाह है। उस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द कैसे आ गए? उन्हें खुराक की रसद कैसे पहुँचती है? उन्हें हथियार कैसे पहुँचते हैं, जबकि इस पूरे एरिया को सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर तरफ से घेरा हुआ है? ये सवाल मैं बार बार अपने आप से भी पूछ रहा था, मकामी लोगों से भी पूछ रहा था। तो मुझे एक चीज़ पता चली कि यानी जो क्लेम मेरे सामने है वो ये है कि ये अफगानिस्तान की जो अफगान फोर्सेस थी ये उनके लोग भी हैं। अफगान फोर्सेस के बारे में आपको बता देता हूँ। जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया तो अफगान फोर्सेस के एक बहुत बड़े हिस्से ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर एरियाज में आकर छुप गए थे और उन्होंने पनाह ले ली थी। और क्योंकि पाकिस्तान की फौज बड़े लंबे अरसे से उनके साथ काम करती रही है तो उन्हें मौका भी मिला। अब वो लोग भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जिनके पास ट्रेनिंग भी है और जदीद हथियार भी है। अब कुछ नजराए ये कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ पे इसलिए पनाह दी गई थी क्योंकि वो तालिबान के दुश्मन है और जब मौका मिलेगा तो उन्हें तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्हें टीटीपी से लड़वाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा किया गया। अब कुल मिलाकर हमें जो बलूचिस्तान से पिक्चर आ रही है वो ये है कि स्मगलरों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें मुसल्ला किया जा रहा है। जो जराइम पेशा तो लोग हैं जिनके सरों के ऊपर इनामात थे उन्हें भी इकट्ठा किया जा रहा है, फ्री हैंड दिया जा रहा है। फिर जो अफगान फोर्सेस थी जिनसे तालिबान लड़ते थे वो भी यहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। तो इस तरह अलग अलग किस्म के ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की जा रही है अलग अलग किस्म की, और इनका काम है ये नेशनलिस्ट जो है उनके साथ लड़े, कौम परस्तों के साथ, या बीएलए के साथ लड़े, या दीगर तंजीमों के साथ लड़े, या टीटीपी के साथ लड़े। ये पाकिस्तान में एक के बाद एक प्रॉक्सी बनाई और तैयार की जा रही है। लेकिन याद रखिएगा, प्रॉक्सी बनाने के खेल में पाकिस्तान को हमेशा नुकसान हुआ है। इदारों ने वक्ती तौर पर फायदा हासिल किया, लेकिन एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान की इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ट्रेनें तक बंद कर दी गई हैं, यानी महदूद मुद्दत तक के लिए ट्रेनें बंद कर दी गई हैं और बलूचिस्तान में आमदोरफ्त रोक दी गई है। यानी मैं फिर आपको दोबारा वहाँ ले जाता हूँ कि खसूसी तैयारों के ऊपर बैठ के फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ और उनके लोग पहुंचे हैं कोयटा में। क्यों पहुंचे? कि ये लोग शहीद हो गए थे। अब वो जो शहीद है उनके लिए एम्बुलेंस भी नहीं है, यानी शहबाज शरीफ के लिए, फील्ड मार्शल के लिए, बाकियों के लिए खसूसी तैयारे हैं। वो अपने खसूसी तैयारों में वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ वो पहुंच जाते हैं कोयटा में, जबकि ये जो शहीद एहलकार है जिसके लिए वहां पे इकट्ठे हुए, इसको इसकी मैयत इसके इलाके तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे। वो बेचारे चंदा जमा करके अपने शहीद एहलकार को लेकर जा रहे हैं। 9 एहलकार नादरीन बाजियाब करवाए गए हैं। अब इसका क्रेडिट इससे पहले कि कोई ले, मैं आपको असल खबर बता देता हूँ ये 9 एहलकार कैसे बाजियाब हुए। जो रोजनामा कुदरत है उसके अंदर ये खबर छपी है बलूचिस्तान से। वो ये बताते हैं कि अभी तक इन इतलात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक या तस्वीर वीडियो सामने नहीं आई, मगर हना ओडक से जो अगवा होने वाले 9 अफराद हैं उनको मुसल्ला अफराद ने रिहा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मगवी अफराद की रिहाई के लिए कल इलाके के बुजुर्गों और मोतबरीन का एक वफद पहाड़ों में मुसल्ला अफराद के पास गया था। आज मगरिब को मुसल्ला अफराद जो खुद को टीटीपी वाले कह रहे हैं उन्होंने मगवियों को रिहा कर दिया है।
यानी वो जो मुसल्लह अफराद पहाड़ों में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो अगवा किए हुए लोग थे उनमें से 9 को रिहा कर दिया है। और वहाँ पे आपको ये भी पता है कि 18 के करीब लोगों को शहीद करके उनकी लाशें पहाड़ों में जो है वो फेंक दी गई थी, जिन्हें फिर बाद में मुतासरीन और दवाईकीन अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे मजदूरों और गाड़ियों को ले जाकर उठाकर लाए थे। पुलिस के अंदर नादरीन सख्त गुस्सा है, लवाईकीन के अंदर सख्त गुस्सा है। वो गिले और शिकवे कर रहे हैं कि जी आपने हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि पुलिस में सख्त रद्द अमल है। अब वो फोर्स है एक, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि उनके लिए ड्यूटी करना मुश्किल होता चला जा रहा है। वो अपने आप को बेबस और तनहा महसूस कर रहे हैं। और ऐसी ही चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के अंदर से भी सामने आई थी कि उन्हें ना तो सहूलियात दी जाती हैं और लड़ाई बहुत बड़ी है जिसके अंदर उन्हें धकेल दिया जाता है। तो उस तरह की लड़ाई के लिए उनको इक्विपमेंट भी दिया जाए ना, उन्हें तैयारी भी की जाए, लेकिन पुलिस को बहरहाल धकेल दिया गया। और शहबाज शरीफ साहब जब गए यहाँ पे क्वेटा में, तो इन्होंने सबके खिलाफ बात की लेकिन भारत के खिलाफ बात नहीं की। DGISP या आर्मी चीफ, ये लोग रोज़ कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान और खवारिज और फितनतुल इसराइल और यहूदुल, पता नहीं क्या कुछ इनके अजीब अजीब फितने नाम रखे हुए। इतनी ज़्यादा अरबी बोलते हैं हमें तो समझ नहीं आती, तो वो नाम भी अरबियों के अंदर रखते हैं। तो मामला ये है कि सीधी सीधी बात अभी दहशतगर्द है। अब DGISPR कहते हैं कि इंडिया की जो एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रही हैं। वजह वो ये बताते हैं कि वो दहशतगर्दी इसलिए करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की और इस्तेहकाम जो है वो भारत से हजम नहीं हो रहा। तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की वो ऐसी कौन सी तरक्की है, किसी एक चीज़ में आप बता दें जो भारत को हजम नहीं हो रहा। यानी आप मईशत के अंदर आप नीचे जा रहे हैं, दहशतगर्दी आप नीचे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट आप नीचे जा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही बल्कि पाकिस्तान से बाहर पैसा मनी लॉन्डर हो रहा है, इंडस्ट्री आपकी बैठ गई है, मल्टीनेशनल कंपनी आपको छोड़ छोड़ के जा रही है, मुल्क के असासे आप बेचते चले जा रहे हैं बारी बारी। इस्तेहकाम की हालत यह है कि पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कल ये हुकूमत होगी या नहीं होगी। हालात ये इस्तेहकाम के, ये फील्ड मार्शल जो सबसे पाकिस्तान का ताकतवर आदमी है, सबसे ज़्यादा बंदूकें उसके पास है या उसके कंट्रोल में है, उन्हें इस्तेस्ना लेना पड़ जाता है कि पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। जब इस तरह की सूरत हाल है तो दुश्मन आपकी कौन सी तरक्की से और इस्तेहकाम से खाइफ हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन होता पता क्या है, पाकिस्तान में जब भी कोई नालायकी होती है ना पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों से और दहशतगर्दी के बड़े बड़े वाकयात होते हैं, आप देखें ना चाकी में आते हैं, वो आगे पूरे चाकी को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो अपनी मनमानी करते हैं कई घंटों तक, फिर जब दिल करता है वो चले जाते हैं BLA वाले। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कानों कान खबर ही नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं चलता। अब अपनी नालायकी के ऊपर पर्दा डालने के लिए बड़े आराम से कह देते हैं ये भारत की कार्रवाई, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कितना क्रेडिट वो देते हैं। एक फौज का तर्जुमान खुद ये कह रहा है कि हम नाकाम हो रहे हैं और उसकी वजह यह है कि दुश्मन मुल्क की एजेंसियां कामयाब हो रही हैं। ये आप सिर्फ ब्लेम गेम नहीं कर रहे, ये आप भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों को शाबाश या उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि जनाब वो बहुत अच्छा काम है। वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने कहां पे रोकी दहशतगर्दी? लगातार दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कहां पे जाके ब्रेक लगेगी? बाद में खबर दे दी जाती है जी हमने कामयाब ऑपरेशन किया। वो पता चला कामयाब ऑपरेशन ये था कि बुजुर्ग गए, जाके उनसे बातचीत करके कबायली तरीके से वो अपने कुछ बाजियाब लोगों को वापस लेकर आए, लाशें भी जाके उन्होंने अपनी खुद उठाई और बजाय बंदे बाजियाब करवाने के वहां पे बंदे जो है वो शहीद हो गए। तो कामयाब ऑपरेशन आप किसे कहते हैं? जी हमारे जो है 42 मारे गए, उनके 50 मारे गए या 55 मारे गए। ये क्या बात हुई? ये कैसे हो सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक भी आदमी कत्ल किया जाए? आपको पाकिस्तान को अभी नोशकी के अंदर इत्तला आ रही है कि वहां पे पुलिस वालों पे फायरिंग हुई है, बहुत सारे जख्मी हो गए, 2 शहीद हो गए वहां पे भी। हर थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान से कोई ना कोई बुरी खबर आती है और बलूचिस्तान को यहां तक पहुंचाया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। उन्हें समझ ही नहीं आ रही बात की कि बलूचिस्तान को उन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया। और शहबाज शरीफ को देखे, वो नवाज शरीफ की पॉलिसी पे चल रहे हैं, उन्होंने एक मरतबा भी भारत का नाम नहीं लिया। DGISPR सारा क्रेडिट भारत को देते हैं और शहबाज शरीफ साहब भारत का नाम भी नहीं लेते। भी वजीर आजम को भी बोले ना, इमरान खान तो बहुत खुलकर बात करते थे, जो बात जहां फिक्स होती थी वहां पे बात करते थे कि जनाब इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब मुझे नहीं लगता कि ये जवाब दे पाएंगे। और साबित करना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम है, और उसके लिए सहाफ़ियों को इकट्ठा करते हैं, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से, कभी वहाँ से। अब तो इनको सहाफ़ी भी नॉन सीरियस किस्म के वाक़ात मिलते हैं। मैं हर दफ़ा नहीं कह रहा, ज़्यादातर उनको नॉन सीरियस किस्म के लोग ही मिलते हैं। जिन लोगों को सहाफ़त की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्हें भी इकट्ठा करके ये ले जाते हैं बलूचिस्तान में। क्या हो तुम्हें कोर्स करवाएं, आओ तुम्हें दिखाएं बलूचिस्तान के हालात कितने अच्छे हैं। इसी तरह अगर आप 60 और 70 की दहाई के अखबार पढ़ें ना, 60 से 70 के बीच का जो टाइम था, आप अखबार पढ़ें, उस दौर की किताबों को आप कंधालें तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह सहाफ़ियों को जहाज़ों में भर भर के ले जाया जाता था। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और वो वापस आकर ये खबरें देते थे, जनाब